हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम डिस्कस कर रहे हैं द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996। हमने ऑलरेडी 6 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है और ये 7th लेक्चर है। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट क्रिएटेड है मेरे चैनल पे, तो आप होम पेज पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है। एंड ये जो सीरीज़ हम रन कर रहे हैं बेसिकली ये दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के लिए रन कर रहे हैं, जो कि 24 अप्रैल को होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 6 के साथ, और इसमें से सेक्शन नंबर 28 के साथ। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 हमें क्या बोल रहा है? चैप्टर नंबर 6 जो है हमें बेसिकली बोल रहा है मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स के बारे में, यानी कि आर्बिट्रल अवार्ड देने के बारे में और प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट करने के लिए यानी कि ख़त्म करने के बारे में। तो सबसे पहला जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 28, ये बात करता है रूल्स अप्लीकेबल टू सब्सटेंस ऑफ डिस्प्यूट। बेसिकली जो रूल है डिस्प्यूट्स पे कौन सा रूल लगेगा, तो जहाँ प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन कहाँ पे इंडिया में है तो वहाँ क्या होगा, वहाँ इन अन आर्बिट्रेशन अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, तो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि डिस्प्यूट जो भी सबमिट हुआ है आर्बिट्रेशन को इन अकॉर्डेंस विद द सब्सटेंटिव लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन इंडिया। ठीक है, तो वैसा आर्बिट्रेशन जो अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, अदर देन, ठीक है, अदर देन, तो वैसे केस में क्या होगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो होता है हमारा वो डिसाइड करेगा कि डिस्प्यूट जो भी सबमिट की गई है आर्बिट्रेशन को, वो जो है सब्सटेंटिव लॉ के हिसाब से जो है, जो इंडिया में इन्फोर्स है उसके सब्सटेंटिव लॉ के हिसाब से जो है डिस्प्यूट पे कौन सा रूल अप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करती है क्लॉज नंबर ए में। तो बेसिकली जो आर्बिट्रेशन है अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, उसमें आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो डिसाइड करेगी डिस्प्यूट जो भी सबमिट किया जाता है किसी आर्बिट्रेशन को, और वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, सब्सटेंटिव लॉ ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, फिर क्लॉज नंबर बी जो है वो बता रहा है किसी इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में, फर्स्ट वाला था अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रांजैक्शन, अब ये है इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रांजैक्शन के बारे में। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रांजैक्शन है उसके रिगार्डिंग क्या होता है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड टू डिस्प्यूट इन अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ द लॉ डेजिग्नेटेड बाय द पार्टीज एज अप्लीकेबल टू द सब्सटेंस ऑफ द डिस्प्यूट, यानी कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इसमें भी डिसाइड करेगा डिस्प्यूट किसके अकॉर्डेंस से, इन अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ लॉ डेजिग्नेटेड बाय द पार्टीज। ठीक है, एज अप्लीकेबल टू द सब्सटेंशिव लॉ ऑफ इंडिया। अब फर्स्ट वाले में क्या था, फर्स्ट सब क्लॉज में ये था कि अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो इंडिया का सब्सटेंटिव लॉ के हिसाब से वो बन जाएगा। बट यहाँ पे जो है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में ये डिस्प्यूट कैसे जो है चलेगा, डिसाइड कैसे होगा, तो वो विद द रूल ऑफ लॉ डेजिग्नेटेड बाय द पार्टी, जो पार्टी को डेजिग्नेट किया उसके रूल के हिसाब से जो भी जो है उस सब्सटेंस ऑफ डिस्प्यूट पे एप्लीकेबल होगा उसके जो है हिसाब से ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, फिर इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रांजैक्शन में जो सब क्लॉज 2 है, ये बोल रहा है कोई भी डेजिग्नेशन जो पार्टी को मिलता है लॉ का या लीगल सिस्टम का किसी कंट्री के द्वारा, तो वो शैल बी कंस्ट्रूड अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेस, तो जिस कंट्री के द्वारा मिला है उसका ही रूल माना जाता है अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेस, कुछ अदरवाइज बोला गया हो तो फिर उसको मानेंगे। एज डायरेक्टली रेफर टू द सब्सटेंशिव लॉ ऑफ डैट कंट्री एंड नॉट टू द कन्फ्लिक्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो उस कंट्री का सब्सटेंटिव लॉ के हिसाब से होगा और कन्फ्लिक्ट ऑफ रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर किसी पार्टी का डेजिग्नेशन किसी लॉ या लीगल सिस्टम की तरफ है, किसी गिवन कंट्री के बारे में है, तो फिर कोई डिस्प्यूट की गुंजाइश नहीं है वहाँ पे, और उस कंट्री का सब्सटेंटिव लॉ के हिसाब से जो है वो डिसाइड कर देगा मैटर एंड विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ रूल्स। ठीक है, फिर इसका जो थर्ड सब क्लॉज है ये बोल रहा है फेलिंग एनी डेजिग्नेशन ऑफ लॉ अंडर सब क्लॉज ए by the parties, the arbitral tribunal shall apply the rule of law it considered to be appropriate given by all the circumstances of the surrounding dispute। अब जो है डेजिग्नेशन ही नहीं किया लॉ की तरफ, जो हमने सब क्लॉज ए में देखा था कि जो इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रांजैक्शन के केसेस में आर्बिट्रेशन जो होता है अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रांजैक्शन के केस में,
तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वहाँ पे इंडिया का लॉ अप्लाई हो जाता था और वो डिस्प्यूट उसके हिसाब से डिसाइड हो जाता था। अब यहाँ जो है इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रांजैक्शन में क्या बोल रहा है, जो डेजिग्नेटेड स्टेट का है वो वहाँ का लॉ अप्लाई हो जाएगा, लेकिन थर्ड सब क्लॉज जो है वो भी ए के रिगार्डिंग बात कर रहा है, यानी कि सब क्लॉज ए जो हमने पढ़ रखा है उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है कि उस केस में क्या होगा, बाय द पार्टीज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो डिसाइड करेगी। तो वहाँ इस जगह पे जहाँ पे जो है डेजिग्नेशन ऑफ लॉ दिया नहीं है तो वहाँ पे फिर कैसे हो जाएगा, वो ऐसा रूल ऑफ लॉ अप्लाई करेगी जो भी उसको अप्रोप्रिएट लगता है उस सर्कमस्टांसेस में, जो भी गिवन सर्कमस्टांसेस है, ठीक है। फिर जो है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो डिसाइड कर सकती है एस एक्विटो बोनो और as amicable compositor only if the parties have expressly authorized it to do so। ठीक है, तो यहाँ क्या बात हो रही, अब यहाँ जो दो टर्म दिया हुआ है एक्स एक्विट बोनो और एस एमिएबल कंपोजिटर ओनली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब ये है कि आर्बिट्रेटर जो होता है, आर्बिट्रेटर क्या कर सकता है, आर्बिट्रेटर जो है वो अपना रूल बना सकता है, अपना रूल बना सकता है बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ इक्विटी पे बेस्ड लॉ पे वो अपना रूल बना सकता है। अगर इसमें भी अगर है, अगर क्या है, पार्टीज अग्री हो जाते हैं। तो यहाँ दिया है पार्टी एक्सप्रेसली ऑथराइज टू डू सो, यानी कि आर्बिट्रेटर अपना रूल बना सकता है बेस्ड ऑन इक्विटी, लॉ ऑफ इक्विटी, अगर पार्टीज जो है ऐसे रूल पे अग्री हो जाते हैं। तो सेक्शन नंबर 28 में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जो है वो सब सेक्शन 2 में दी हुई है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड एक्स एक्विट बोनो एंड एमिएबल कंपोजिटर ओनली इफ द पार्टीज हैव एक्सप्रेसली ऑथराइज इट टू डू सो। तो ये दोनों टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, ये दोनों टर्म। देन आते हैं सबसेक्शन 3 पे जो बोल रहा है वाइल डिसाइडिंग एंड मेकिंग एन अवार्ड। तो जब डिसाइड कर रहे हैं या अवार्ड मेक कर रहा है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या करेगा, सारे केसेस में वो टेक इन टू अकाउंट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेड यूजेस एप्लीकेबल टू द ट्रांजैक्शन। तो वो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेगा, क्या क्या चीज़ें, कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्या क्या हैं, ट्रेड यूसेज क्या है जो उस ट्रांजैक्शन पे एप्लीकेबल है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेगा जब अवार्ड मेक करेगा, ठीक है। देन सेक्शन नंबर 29 बोल रहा है डिसीजन मेकिंग बाय पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर। अब डिसीजन कौन देगा, पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर देगा। तो अगर पार्टी ने कुछ अदरवाइज अग्री किया हो तो फिर वो प्रिवेल हो जाएगा, और अगर नहीं किया तो क्या है, किसी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में, यानी कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स में जहाँ एक से ज़्यादा मोर देन वन आर्बिट्रेटर है, यानी कि एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर है और कोई डिसीजन जो है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का वो दे दिया जाता है मेजोरिटी ऑफ द मेंबर के द्वारा, तो वो फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, किसी भी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स में एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर है, वहाँ जो डिसीजन मेजोरिटी के द्वारा होगा वो डिसीजन फाइनल हो जाएगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का। फिर सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, नॉट विथस्टैंडिंग इन सबसेक्शन 1 if authorized by the party or all the member of the arbitral tribunal, question of the procedure may be decided by the presiding arbitrator। अब कोई प्रोसीजरल क्वेश्चन उठता है तो कौन डिसाइड करेगा उसके बारे में, उसके बारे में जो प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर है वो ही डिसाइड करेगा, ठीक है। और नॉर्मली डिसीजन कैसे होगा, मेजोरिटी के हिसाब से होगा। फिर सेक्शन नंबर 29A आता है जिसमें कि टाइम लिमिट के बारे में बात करें। किस चीज़ की टाइम लिमिट, आर्बिट्रल अवार्ड देने की टाइम लिमिट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये सेक्शन जो है, सेक्शन नंबर ये ऐड हुआ है, तो हमारा देख लीजिए ये सेक्शन नंबर जो ऐड हुआ है ना, ये हुआ है 2015 के अमेंडमेंट से, ठीक है, 2015 के अमेंडमेंट से ये ऐड हुआ है। 29A बेसिकली क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि जो भी अवार्ड होते हैं मैटर्स में जो कि अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के मैटर है, वो कैसे मेट किए जाएंगे, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा मेट किए जाएंगे विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्लीडिंग। यानी कि कोई भी अवार्ड है जो अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में मेट की गई है, ठीक है, तो वो कब तक कंप्लीट करनी होगी, 12 मंथ तक, 12 महीने तक में कंप्लीट करनी पड़ेगी। और 12 महीने कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्लीडिंग, जिस दिन प्लीडिंग कंप्लीट हुई है उससे 12 महीने के अंदर अंदर अगर अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है
तो उस आर्बिट्रल अवार्ड दे देना पड़ेगा। लेकिन प्रोवाइजो इसके साथ अटैच है तो जो बोल रहा है कि अवार्ड इन द मैटर ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन may be made as expediently as possible and endeavor may be made to dispose of the matter within a period of 12 months from the date of completion of the pleading। अब देखिए दोनों में जो है अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन एंड इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन दोनों में जो टाइम पीरियड है वो 12 मंथ ही दे रखी है। तो फिर अलग अलग क्यों मेंशन है? वो इसलिए कि जो अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है ना उसमें मैंडेटरी है, शैल लिखा हुआ है कि आपको 12 महीने के अंदर अंदर कंप्लीशन करना ही है, ठीक है। बट जो अदर देन जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के केस में आपको एंडेवर करना है, आपको जितनी जल्दी हो सके जितना पॉसिबल हो 12 मंथ के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ करना है। यानी कि इसमें जो है मैंडेटरी है, इसमें जो है आपको ट्राई करना है कि 12 मंथ के अंदर हो जाए। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर कोई इस पर लाइबिलिटी नहीं आ जाती है आपके ऊपर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है क्योंकि टाइम लिमिट दे रखा है। फिर सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? अगर कोई अवार्ड जो है वो कब मेट कर दिया गया है? विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। किस दिन से? जिस दिन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है एंटर करता है किसी रेफरेंस में। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होगा? वो एंटाइटल होगा कि वो रिसीव करे वैसा अमाउंट जो एडिशनल फी होगा जो पार्टी अग्री करती है देने के लिए, ठीक है। तो अगर कोई अवार्ड जो है 12 महीने की जगह 6 महीने में ही दे दिया गया है, ठीक है, अवार्ड इज मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। किस दिन से? उस दिन से जिस दिन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंटर कर रही है रेफरेंस में। तो फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है उसको एडिशनल फ़ी भी मिलेगी जिस चीज़ के लिए पार्टी ने अग्री किया है, ठीक है। नॉर्मली 12 मंथ है लेकिन 6 महीने दिया तो एडिशनल फीस भी मिल सकती है अगर पार्टी अग्री कर रहा है तो। अब सबसेक्शन 3 बोल रहा है कि पार्टी जो है कंसेंट दे के एक्सटेंड भी कर सकती है ये पीरियड जो कि सबसेक्शन 1 में स्पेसिफाई किया, यानी कि 12 मंथ का जो टाइम पीरियड है उसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है पार्टीज के द्वारा कंसेंट देके, ठीक है। और फॉर अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, यानी कि फर्दर पीरियड भी जो है वो कितना है? वो 6 मंथ है। यानी कि अगर देखा जाए तो टोटल जो है आप जो है टोटल 12 मंथ प्लस 6 मंथ 18 मंथ तक एक्सटेंशन ले सकते हो अवार्ड देने का टाइम। इसके बाद जो है अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यही बात हो रही है यहाँ पे। फिर जो है हमारा सबसेक्शन नंबर 4 ये बोल रहा है अगर अवार्ड जो है टाइम पीरियड में स्पेसिफाई जो किया गया है सबसेक्शन 1 में उसमें मेड नहीं की जा सकती है, और जो एक्सटेंशन पीरियड दिया गया है सबसेक्शन 3 में यानी कि 6 मंथ, यानी कि 12 प्लस 6 मंथ में भी ये कंप्लीट नहीं हुई है, अवार्ड नहीं दिया गया है, तो जो मैंडेट है आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स का वो टर्मिनेट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा अनलेस कोर्ट जो है ना प्रायर टू और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड सो स्पेसिफाइड एक्सटेंडेड पीरियड, यानी कि एक बार ये 18 महीने का जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है तो फिर आर्बिट्रेटर का जो अपॉइंटमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अनलेस अगर कोर्ट ने एक्सटेंड कर दिया तो फिर वो कंटिन्यू होगा, अदरवाइज वो क्या होगा? एक्सपायर हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। प्रोवाइजो जो है वो बोल रहा है जब एक्सटेंड करते हैं ना ये पीरियड अंदर सबसेक्शन, तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि प्रोसीडिंग्स जो है डिले हो रही है इस रीज़न की वजह से जो कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के रीज़न से डिले हो रहा है, तो ये जो है ऑर्डर में रिडक्शन ऑफ फीस भी कर लेगी आर्बिट्रेटर का, जो कि 5% से ज़्यादा डिडक्ट नहीं हो सकता और 5% ईच मंथ का, ठीक है। अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो डिले हुआ है ना, जो डिले कॉज हुआ है, ये किसके वजह से हुआ है? ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के वजह से ही हुआ है, तो जब वो पेमेंट के लिए ऑर्डर देगी तो उसमें जो है डिडक्शन करा सकती है। यानी कि डिडक्शन कितना होगा? मैक्सिमम 5% का डिडक्शन होगा ईच मंथ, एक बार का 5% नहीं टोटल, बल्कि 5% ईच मंथ का डिडक्शन करा जा सकता है। और किस लिए? डिले जो कॉज हुआ है इसलिए, ठीक है। तो ये था इसका जस्ट। देन जो इसका फर्दर प्रोवाइजो है ये बोल रहा है जहाँ एप्लीकेशन सबसेक्शन 5 के अंदर पेंडिंग है,
तो आर्बिट्रेटर का मैंडेट कंटिन्यू हो जाएगा जब तक वो अप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता है। यानी कि सबसेक्शन 5 का अप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग है, तो जब तक अप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाएगा वो जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, आर्बिट्रेटर्स कंटिन्यू। ये हो गया हमारा प्रोवाइजो। ठीक है, फर्दर प्रोवाइजो बोल रहा है कि आर्बिट्रेटर को अपॉर्चुनिटी भी देना पड़ेगा बिंग हर्ड का, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी फॉलो करेगा। इससे पहले कि उनका फ़ी रिड्यूस करा जाए उनको एक अपॉर्चुनिटी भी देना पड़ेगा कि डिले क्यों कॉज किया गया। फिर सबसेक्शन 5 बोला जा रहा है कि एक्सटेंशन जो किया गया है ना पीरियड का, जो कि सबसेक्शन 4 में हमने अभी देखा, तो वो कैसा किया जाएगा, वो अप्लीकेशन पे किया जाएगा, किसी भी पार्टीज के एप्लीकेशन पे किया जाएगा, एंड में बी ग्रांटेड ओनली फॉर सफिशिएंट कॉज। और ग्रांट किस लिए किया जाएगा, सिर्फ सफिशिएंट कॉज पे, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन पे जो भी इम्पोज करेगा कोर्ट। ठीक है, तो एक्सटेंशन पीरियड जो भी होगा सबसेक्शन 4 में, वो कैसे होगा, ऑन अप्लीकेशन पे होगा, पार्टीज की एप्लीकेशन पे होगा, और ये ग्रांट किया जाएगा सफिशिएंट कॉज के लिए, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन पे जो भी कोर्ट लगाएगी। यानी कि एक्सटेंशन ओनली सफिशिएंट कॉस्ट पे ही मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। ये सबसेक्शन 4 वाला। ठीक है, जब कॉस्ट लगा रहे हैं, ये जो डिले हो रहा है कोर्ट जो है दे रही है, तो इस चीज़ में जो है ना, इस चीज़ में सफिशिएंट कॉस्ट पे ही एक्सटेंशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। देन जो है हमारा सबसेक्शन 6 जो है ये बोल रहा है जब भी एक्सटेंड करते हैं ना ये पीरियड जब भी एक्सटेंड करते हैं सबसेक्शन 4 का, तो ये कोर्ट के लिए ओपन है कि वो सब्स्टिट्यूट कर दे एक या सारे आर्बिट्रेटर को। और अगर एक या एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे तो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग कंटिन्यू कब से होगा, फ्रॉम द स्टेज जो ऑलरेडी जहाँ तक पहुँच गया है वहाँ से कंटिन्यू होगा, वह उस एविडेंस के बेसिस पे, उस मटेरियल के बेसिस पे जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया आर्बिट्रेटर के द्वारा, जो पहले अपॉइंट किए गए थे, और वो माना जाएगा कि उसी जो अभी प्रेजेंट आर्बिट्रेटर है उसी ने वैसा एविडेंस रिसीव किया है और वैसे मटेरियल रिसीव किए हैं। तो जब भी पीरियड एक्सटेंड होगा सबसेक्शन 4 के अंदर, तो क्या होगा, ये कोर्ट के लिए, कोर्ट के पास जो है एक राइट समझ लो आप कि वो सब्स्टिट्यूट भी कर सकता है, आर्बिट्रेटर को सब्स्टिट्यूट करने का भी राइट है कोर्ट के पास, और वो दूसरे आर्बिट्रेटर को ले आएगा। और वो जो नया वाला आर्बिट्रेटर होगा वो कहाँ से कंटिन्यू करेगा, जहाँ पे ये पुराना वाला आर्बिट्रेटर छोड़ के गया है वहाँ से। और अगर पुराने वाले आर्बिट्रेटर ने कोई एविडेंस या मटेरियल ऑलरेडी ले लिया था तो माना जाएगा कि अभी वाले आर्बिट्रेटर ने उसको लिया, डीम्ड किया जाएगा ये चीज़। ठीक है, फिर सबसेक्शन 7 बोल रहा है कि ऐसे इवेंट में जहाँ आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया गया है इस सेक्शन के अंदर, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, और उसको माना जाएगा कि वो इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियसली कॉन्स्टिट्यूटेड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है। ठीक है, और वो क्या माना जाएगा कि वो प्रीवियस जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उसके ही कंटिन्यूएशन में है। तो ऐसे इवेंट में जहां आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जा रहा है इस सेक्शन के अंदर, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, फिर से कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, उसको माना जाएगा कि वो कंटिन्यूएशन है प्रीवियसली कॉन्स्टिट्यूटेड का। ठीक है, फिर सबसेक्शन 8 क्या बोल रहा है, ये कोर्ट के लिए ओपन है कि वो इम्पोज करती है एक्चुअल या एग्जेम्पलरी कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट या एग्जेम्पलरी कॉस्ट जो है वो इम्पोज कर सकती है कोर्ट पे, कोर्ट इम्पोज कर सकते हैं किस पे, पार्टीज पे, या किसी एक पार्टी पे इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, फिर जो है सबसेक्शन 9 बोल रहा है कोई भी एप्लीकेशन फाइल किया गया सबसेक्शन 5 में, ठीक है, उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा कोर्ट के द्वारा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, और कोशिश की जाएगी कि 6 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन से नोटिस दी गई है अपोजिट पार्टी को, उसके 6 महीने के अंदर अंदर ये जो है इसका पूरा क्लियर कर दिया जाए मैटर। तो सबसेक्शन 5 का एप्लीकेशन कोशिश किया जाएगा कि 6 मंथ के अंदर अंदर किया जाए। सबसेक्शन 5 में हमने देखा था कि सबसेक्शन 4 में जो रेफर किया एप्लीकेशन जो है वो कौन देगा, पार्टीज देगा, और ग्रांट सफिशिएंट कॉस्ट पे ही किया जाएगा, एंड ये डिस्पोज ऑफ करने का यहाँ टाइम ही है सबसेक्शन 9 में, तो वो दिया है 6 मंथ का टाइम। ठीक है, फिर 29B जो है, 29B जो है ये हमारा ऐड हुआ है, और ये ऐड हुआ 2015 के अमेंडमेंट से। ठीक है, फिर 2000 ये 29B बोल रहा है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के बारे में।
तो इसमें बोल रहा है नॉट विस्टर्निंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, पार्टीज जो भी होंगे आर्बिट्रल अग्रीमेंट के, वो किसी भी स्टेज पर, चाहे वो पहले हो या एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट हो किसी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का, ठीक है, वो अग्री करके राइटिंग में टू हैव देयर डिस्प्यूट रिजॉल्व बाय फास्ट ट्रैक प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 3, ठीक है, अगर कुछ भी कंटेंट किया हो गया हो इस एक्ट में, तो जो भी पार्टीज होंगे ना आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में, वो किसी भी स्टेज पे, चाहे वो पहले हो या एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट हो किसी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का, वो अग्री कर सकती है, राइटिंग में लिख के अग्री कर सकती है। किस चीज़ पे अग्री करेगी? कि उनका डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व कर दिया जाए फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के हिसाब से सबसेक्शन 3 में, तो उनको अग्री करना पड़ेगा राइटिंग में, तभी ये फास्ट ट्रैक प्रोसीजर फॉलो करा जाएगा, ठीक है, पार्टी को अग्री करना होगा, ठीक है, किसी भी स्टेज में वो अग्री कर सकते हैं। अब सबसेक्शन 2 बोल रहा है पार्टी जो भी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के होंगे, जब वो अग्री होते हैं ना रिजोल्यूशन के लिए किसी भी डिस्प्यूट का फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रोसीजर के द्वारा, तो वो अग्री कर सकते हैं कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वो कंसिस्ट क्या करेगा, कंसिस्ट ऑफ सोल आर्बिट्रेटर हु शैल बी चूजन बाय द पार्टीज, ठीक है, तो पार्टीज जो भी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के होते हैं, तो जो वो अग्री कर लेते हैं रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट पे, यानी कि जो पार्टीज जो है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के, वो डिस्प्यूट जो भी रिजॉल्व किया गया है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर का, उस पर अग्री कर लेते हैं, ठीक है, और अग्री कर लेते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने कंसिस्ट किया है सोल आर्बिट्रेटर हु शैल बी चूजन बाय द पार्टी, वैसे आर्बिट्रेटर से वो डिसीजन आया है जो कि पार्टीज ने ही चूज किया है अग्री करके, ठीक है। फिर सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो फॉलो करेगा फॉलोइंग प्रोसीजर जब वो कंडक्ट कर रहा होगा आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 1, ठीक है, तो वो कौन सा फॉलो करेगा प्रोसीजर जब वो कंडक्ट करेगा आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, जो कि सबसेक्शन 1 में दे रखा है। अभी जो है इसका जो है सब क्लॉज भी है जो कि मेंशन कर रहा है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो डिसाइड करता है डिस्प्यूट कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ रिटन प्लीडिंग, जो प्लीडिंग रिटन में दिया गया उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है। रिटन प्लीडिंग डॉक्यूमेंट सबमिशन जो भी पार्टीज ने फाइल किया हो बिना ओरल हियरिंग के, तो इसके बेसिस पे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है। फिर जो है सबसेक्शन वी क्या बोल रहा है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो कॉल करे फर्दर इन्फॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन पार्टीज से, इन एडिशन, किसके एडिशन में, प्लीडिंग और डॉक्यूमेंट फाइल के एडिशन में, यानी कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उसके पास पावर है कि वो कॉल कर सकता है कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉल कर सकता है, क्लैरिफिकेशन कॉल कर सकता है पार्टीज के द्वारा, प्लीडिंग और रिटन स्टेटमेंट या प्लीडिंग या डॉक्यूमेंट जो भी फाइल किया उन्होंने उसके एडिशन में भी वो क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन मांग सकता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। फिर जो है इसका सब क्लॉज सी बोल रहा है कि जो भी ओरल हियरिंग होगी ना, वो कैसे होगी, एन ओरल हियरिंग में बी मेड ओनली इफ द पार्टीज हैव अ रिक्वेस्ट और if the tribunal arbitral tribunal consider it necessary to have oral hearing for clarification certain issue, ठीक है, तो कोई ओरल हियरिंग है वो कैसे होगी, वो वैसे ही होगी अगर जो जितने भी सारे पार्टीज हैं उन्होंने कोई रिक्वेस्ट किया हो, ठीक है, और कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उसको सही लगता है, अगर उसको ज़रूरी लगता है कि ओरल हियरिंग होना चाहिए क्लैरिफिकेशन करने के लिए इशू, तो फिर वहाँ पे ओरल हियरिंग होगी, पार्टीज को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी होगी। और सबसे सब क्लॉज जो डी है ये क्या बोल रहा है कि जो ट्रिब्यूनल होंगे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वो डिस्पेंस विथ कर सकते हैं कोई टेक्निकल फॉर्मेलिटीज से, यानी कि अगर कोई टेक्निकल फॉर्मेलिटी है उससे भी डिस्पेंस विथ करा सकते हैं, उससे जो है रिलीफ दिला सकता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। और अगर ओरल हियरिंग जो है वो हेल्ड हो जाता है और उसके प्रोसीजर को अडॉप्ट कर लिया जाता है तो वो अप्रोप्रिएट माना जाएगा और एक्सपीडियसली डिस्पोजल हो जाएगा उस केस का, यानी कि जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी डिस्पोजल हो भी जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा सबसेक्शन नंबर 4 जो कि बता रहा है कि जो अवार्ड है इस सेक्शन के अंदर वो भी कैसे मेड की जाएगी, within a period of 6 months from the date of arbitral tribunal enter into a reference, जिस दिन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रेफरेंस में इंटर किया है उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर जो अवार्ड है वो मेड कर लिया जाना चाहिए जिस दिन से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इंटर किया है इस रेफरेंस में, ठीक है।
फिर जो है सबसेक्शन नंबर 5 बोल रहा है अगर अवार्ड जो है ना स्पेसिफाइड पीरियड में नहीं बन गई, जो सबसेक्शन 4 में दी है, तो प्रोविज़न जो भी है ना इसका ऐसे सबसेक्शन नंबर 3 और 29 की सेक्शन नंबर 29A का वो अप्लाई हो जाएगा प्रोसीडिंग्स पे। ठीक है, तो अगर कोई अवार्ड है उसको मेड नहीं किया गया है विद इन अ पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 4, तो जितने भी प्रोविज़न हैं सबसेक्शन नंबर 3 to 9 के अंदर 29A के वो अप्लाई हो जाएंगे उस प्रोसीडिंग्स पे भी। तो 29 के A के 3 to 9 के प्रोसीडिंग्स उस पर भी अप्लीकेबल हो जाएंगे। और सबसेक्शन 6 क्या बोल रहा है अगर कोई फ़ी पेबल होगा आर्बिट्रेटर को, ठीक है, और जो कोई मैनर है पेमेंट का वो ऐसा हो जो कि पार्टी अग्री कर जाए अग्रीमेंट करके। ठीक है, तो वैसे फीस जो है आर्बिट्रेटर को दिए जाएंगे जो भी पार्टी अग्री करेगी। फिर आता है हमारा सेक्शन नंबर 30 जो सेटलमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो अगर ये इनकम्पैटिबल है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट से किसी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के लिए कि वो इनकरेज करे सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट और विद द अग्रीमेंट ऑफ द पार्टी, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या करेगा वो यूज़ कर सकता है, मीडिएट कर सकता है, कंसिलिएशन कर सकता है, अदर प्रोसीजर कर सकता है किसी भी टाइम जब वो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स जो है वो इनकरेज करेगा सेटलमेंट। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है ये इनकम्पैटिबल है किसी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में कि वो सेटलमेंट करे किसी आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल के द्वारा। ठीक है, ताकि इनकरेज करा जा सके सेटलमेंट। तो ये इनकम्पैटिबल है किसी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के लिए फॉर एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ताकि इनकरेज करा जा सके सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, और विद इन अग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग में यूज़ द मीडिएशन कंसिलिएशन और अदर प्रोसीजर। तो जो है अग्रीमेंट है पार्टीज़ के बीच में, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कैसा यूज़ करेगा, क्या यूज़ करेगा, वो मीडिएशन कंसिलिएशन और अदर प्रोसीजर जो है ये सारी चीज़ें वो यूज़ करेगा किसी भी टाइम जब आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स जो है वो इनकरेज कर रही है सेटलमेंट। ठीक है, फिर सबसेक्शन 2 बोल रहा है जब आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स चल रही है पार्टी सेटल कर देगी डिस्प्यूट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो टर्मिनेट कर सकता है प्रोसीजर को भी इफ़ रिक्वेस्टेड बाय द पार्टी। अगर पार्टी ने रिक्वेस्ट किया तो फिर वो टर्मिनेट भी कर सकता है प्रोसीडिंग्स को, और वो ऑब्जेक्ट नहीं करेगा किसी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कि वो सेटलमेंट रिकॉर्ड करे आर्बिट्रल अवार्ड के फॉर्म में और अग्रीड टर्म के अंदर। ठीक है, तो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के अंदर अगर पार्टी जो है डिस्प्यूट सेंड करती है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का वो टर्मिनेट करती है प्रोसीडिंग्स, और अगर पार्टीज़ ने रिक्वेस्ट किया और उसने ऑब्जेक्ट नहीं किया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में तो सेटलमेंट रिकॉर्ड कर लो वैसे फॉर्म में जो आर्बिट्रल अवार्ड जिस पे अग्री किया है। ठीक है, फिर जो है सबसेक्शन 3 बोल रहा है कि आर्बिट्रल अवार्ड जो है ना ऐसे अग्रीड टर्म्स पे है ना वो कैसे मेट किए जाएंगे इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन नंबर 31 और सेल स्टेट दैट इट इज़ एन आर्बिट्रल अवार्ड। तो कोई आर्बिट्रल अवार्ड है एग्रीड टर्म्स पे तो वो कैसे मेट किया जाएगा, सेक्शन नंबर 31 के हिसाब से मेट किया जाएगा, और वो स्टेट को जो है वो सेल स्टेट दैट इट इज़ एन आर्बिट्रल अवार्ड, और वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि ये क्या है आर्बिट्रल अवार्ड है। तो कोई जो अवार्ड है आर्बिट्रल अवार्ड है अग्रीड टर्म्स पे वो कैसे मेट किया जाएगा सेक्शन 31 के हिसाब से, और उसको ये आर्बिट्रल अवार्ड मान लेंगे। फिर सबसेक्शन 4 बोल रहा है कि कोई अग्रीड आर्बिट्रल अवार्ड है अग्रीड टर्म्स पे तो उसके पास सेल हैव एक ही स्टैट्यूट होगा और उसका इफेक्ट जो है किसी अदर मटेरियल अदर आर्बिट्रल अवार्ड पे पड़ेगा ऑन अ सब्सटेंस ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, तो सेम स्टेटस रहेगा, और मतलब आर्बिट्रल अवार्ड का सेम स्टेटस रहेगा जैसे कि अदर आर्बिट्रल अवार्ड जो है जो जैसे स्टेटस होता है ना वैसे उसका भी स्टेटस मान के चलेंगे। ठीक है, अब फॉर्म और कंटेंट क्या है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के, ये सेक्शन नंबर 31 में दे रखा है। तो फॉर्म और कंटेंट क्या होगा, तो कोई आर्बिट्रल अवार्ड जो है जो मेड किया गया है वो राइटिंग में होना चाहिए, वो उसको साइन किया होना चाहिए मेंबर के द्वारा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के। फिर सबसेक्शन 1 के पर्पज़ से जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग्स जो होंगी ना मोर देन 1 आर्बिट्रेटर्स के साथ, तो जो सिग्नेचर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वो सफिशिएंट होगा सो लॉन्ग एज द रीज़न ऑफ ओमिटेड सिग्नेचर इज स्टेटेड। ठीक है, सबसेक्शन 1 के पर्पज़ से जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स है
एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर के साथ, तो सिग्नेचर जो है वो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर का उस पर होगा। ठीक है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर ने देखा है तो ज़्यादातर मेजॉरिटी सिग्नेचर भी करेगी उस पर, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पे, और वो सफिशिएंट भी होगा जितना जो है सो लॉन्ग एज अ रीज़न ऑफ फॉर एनी ओमिटिंग सिग्नेचर स्टेटेड। ठीक है, तो इसके लिए ये बात हो रही है। फिर सबसेक्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो स्टेट करेगा रीज़न किस पे बेस्ड है, ये बेस किस पे है, तो वो रीज़न भी स्टेट करेगा कि पार्टीज जो है अग्री किया, पार्टी ने अग्री किया और कोई रीज़न भी नहीं दिया। ठीक है, और दूसरा बोल रहे कि द अवार्ड इज़ एन आर्बिट्रल अवार्ड ऑन द अग्रीड टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 13, सेक्शन 30 की अग्रीड टर्म पे ही अवार्ड दिया जाएगा। फिर ये सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, आर्बिट्रल अवार्ड जो भी है, जो भी दिया जाएगा उसमें रीजनिंग होगी, तो जो भी पार्टी अग्री कर रहा है और कोई रीज़न नहीं दे रहा है उसको देना पड़ेगा। एंड नो रीज़न गिवन और अनलेस, ओके ठीक है, आर्बिट्रल अवार्ड जो है उसको रीज़न देना होगा। अनलेस क्या बोल रहा है, अनलेस ये बोल रहा है कि अगर ऑलरेडी जो है उसने अग्री किया है कि वो तो नहीं देने वाला तो फिर नहीं दे सकता है। एंड सेकंड बोल रहा है कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है अग्री कर लिया है सेक्शन नंबर 30 के टर्म्स पे तो भी नहीं देना है। ठीक है, फिर सबसेक्शन 4 बोल रहा है कि आर्बिट्रल अवार्ड जो है ना उसमें स्टेट किया जाएगा डेट प्लेस आर्बिट्रेशन का जो डिटरमाइन किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 20, और जो अवार्ड है उसको कैसे किया जाएगा, वो मेड किया जाएगा वैसे प्लेस पे। ठीक है, जो उसको माना जाएगा। ठीक है, तो सिंपली ये बोल रहा है कि आर्बिट्रल अवार्ड जो है उसमें डेट होगा, प्लेस होगा आर्बिट्रेशन का, जो भी डिसाइड करा है उसके मैटर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20। ठीक है, अब सेक्शन 20 जो है उसके हिसाब से डेट प्लेस डिसाइड हो जाएगा और जो भी अवार्ड दिया जाएगा वो माना जाएगा कि उस प्लेस का है। ठीक है, सबसेक्शन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक बार आर्बिट्रल अवार्ड बन गया साइन कॉपी जो है ईच पार्टी को डिलीवर कर देनी पड़ेगी। सबसेक्शन 6 बोल रहा है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है किसी भी टाइम जब आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स चलेगी वो इंटरिम ऑर्डर करेंगे ऑन एनी मैटर विथ रिस्पेक्ट टू और विच में मेक अ फाइनल अवार्ड। ठीक है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है किसी भी टाइम जब आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स चलेगी वो एक इंटरिम अवार्ड दे देंगे, आर्बिट्रल अवार्ड किसी भी मैटर पे जिसके रेस्पेक्ट में जो है फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अब ये आ गया हमारा सबसेक्शन नंबर 3। अब सबसेक्शन नंबर 6, ये सबसेक्शन नंबर 7 देख लेते हैं। अगर अदरवाइज अग्री हो गया पार्टीज़ के बीच में तो फिर वो फॉलो होगा, जहाँ नहीं हुआ तो जब वेयर एंड इन सो फार एज एन आर्बिट्रल अवार्ड इज़ फॉर पेमेंट ऑफ मनी, जब आर्बिट्रल अवार्ड किस लिए है, पेमेंट ऑफ मनी के लिए, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उसमें इंक्लूड करता है इन द सम ऑफ विच द अवार्ड इज मेड इंटरेस्ट एट सच रेट एज इट डीम्ड रीजनेबल ऑन द होल और अ पार्ट ऑफ द मनी ऑन द फॉर द होल और द पार्ट ऑफ द पीरियड बिटवीन द डेट और विच कॉज ऑफ एक्शन अरोज। ठीक है, एंड द डेट ऑन विच अवार्ड इज मेड। ठीक है, तो जहाँ आर्बिट्रल अवार्ड जो है पेमेंट ऑफ मनी के लिए दी जा रही है तो आर्बिट्रल अवार्ड में इंक्लूड करेगा वैसा सम ऑफ मनी जो अवार्ड और इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है अवार्ड में इंक्लूड की जाएगी वैसे रेट पे जो भी रीजनेबल होगा। सबसेक्शन नंबर 2 बोल रहा है कि कोई सम डायरेक्ट किया गया है पे करने के लिए आर्बिट्रल अवार्ड में, उसमें अनलेस अदरवाइज अग्री, ठीक है, वो डायरेक्ट कर सकता है, कैरी कर सकता है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2%। इंटरेस्ट का रेट याद रखिएगा 2% हायर देन द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे 2% हायर देखेगा। ठीक है, प्रीवेलेंट ऑन द डे ऑफ अवार्ड फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड ऑन टू द डेट ऑफ पेमेंट, तो जो सम डायरेक्ट किया जाएगा पे करने के लिए आर्बिट्रल अवार्ड को वो क्या होगा, अनलेस अवार्ड अदरवाइज डायरेक्ट। अगर अवार्ड में कुछ और दे रहा है तो वो इंटरेस्ट कैरी करेगा ऐसे रेट पे जो 2% से ज़्यादा हो करंट रेट पे और वो प्रीविलेंट हो अवार्ड के डेट पे। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ पेमेंट। फिर जो है नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन है जो भी बता रहा है करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, उसका सेम मीनिंग होगा जो इंटरेस्ट एक्ट के सबसेक्शन नंबर 3 की क्लॉज बी में दे रखा है। ठीक है, फिर जो है सबसेक्शन
8 बोल रहा है कि जो भी कॉस्ट आएगा आर्बिट्रेशन का वो कैसे फिक्स होगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फिक्स करेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31A के हिसाब से उसको फिक्स करेगी। ठीक है, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। तो आज के लिए हम सेक्शन नंबर 31 तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन से हम 31A उठाएंगे और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द ये सिलेबस जो है कंप्लीट कर दूँ। और मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं प्रीवियस आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के तो वो आप निकाल सकते हो। एंड वो जो है